मोटर की थर्ड क्लास। जी हाँ दोस्तों, 2 क्लास अभी तक डीसी मोटर वाले चैप्टर में हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। फटाफट से जुड़ जाएंगे सभी लोग। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डीसी मोटर। कल तक हम लोगों ने सीरीज शंट टाइप के बारे में पढ़ लिया था। अब कंपाउंड मोटर के टाइप है वो हमें पढ़ना है। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कवर करेंगे क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक डीसी जनरेटर में अच्छे से पढ़ा हुआ है तो यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपने वहाँ नहीं पढ़ा तब हमें ज़्यादा समझाने की नीड पड़ेगी। चलिए, तो सभी को सारी चीज़ें क्लियर है, विजिबल है? चलिए, गुड मॉर्निंग अंकित। चलिए, अब हमें क्लास स्टार्ट करनी है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड मोटर के बारे में। कल तक हमने सीरीज और शंट मोटर के बारे में पढ़ लिया था। ग्राफ सारे मैंने कर्व आपको बता दिए, टाइप समझा दिए थे, कॉपर लॉस, आर्मेचर लॉस, सीरीज लॉस, सब कुछ समझा दिए थे। अब कंपाउंड मोटर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, कंपाउंड मोटर दो तरह की मैंने आपको समझाई थी। कौन कौन से दो तरह की थी? एक तो लॉन्ग शंट और दूसरी थी शॉर्ट शंट। ठीक है, एक तो थी आपकी लॉन्ग शंट और दूसरी थी शॉर्ट शंट टाइप की कंपाउंड मोटर। गुड मॉर्निंग चंद्रकला जी, गुड मॉर्निंग पवन। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने दो टाइप और पढ़े थे। एक तो था आपका डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर और दूसरा था क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। तो ये देखिए, एक तो क्या था क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, और दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा था हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब ये जो क्यूमुलेटिव है और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है, क्यूमुलेटिव में मैंने आपको ये समझाया था कि दो फ्लक्स आपस में जुड़ते हैं, दो फ्लक्स आपस में जुड़ते हैं। और यहां मैंने आपको समझाया था दो फ्लक्स का आपस में अंतर होता है, आपस में अंतर होता है। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी थी जब हमने डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में जब हमने पढ़ा था। अब मोटर के बारे में वही चीज हमें रिपीट करनी है। लखन गुड मॉर्निंग, अभिषेक मेघवंशी गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब बात करें डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की, तो क्या होता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में? यहां सीरीज तथा शंट वाइंडिंग के फ्लक्स आपस में जुड़ते हैं। सीरीज में शंट वाइंडिंग के फ्लक्स का आपस में क्या होता है? संयोजित हो जाते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं। ठीक है, आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। अब जब मैं डिफरेंशियल मोटर की बात करूंगा तो सीरीज तथा शंट मोटर के वो जो वाइंडिंग है उसे इस प्रकार कनेक्ट किया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करें। तो हम क्या लिखेंगे? सीरीज तथा शंट वाइंडिंग के फ्लक्स विपरीत कार्य करते हैं। बस आप लोगों को जो आईटीआई वाले बच्चों को जो ध्यान रखने वाली बात है यही है कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में सीरीज तथा शंट वाइंडिंग के फ्लक्स आपस में इस प्रकार कनेक्ट किए जाते हैं कि उनका फ्लक्स आपस में जुड़े, तथा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में इस तरह कनेक्ट किए जाते हैं कि वो आपस में अंतर हो उनका, यानी कि वो विपरीत कार्य करें। बस, और हमें अब क्या देखना है? इसके अनुप्रयोग, यानी कि कहां कहां पर प्रयोग किया जाता है। तो बात करें क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की, तो ये वहां प्रयोग किए जाते हैं जहां मोटर की स्पीड परिवर्तित होती है, जहां मोटर की गति यानी कि स्पीड परिवर्तनीय। अब क्या होता है? वेरिएबल यानी कि चेंजेबल। यानी कि मैं कहूं जहां हमें परिवर्तनीय स्पीड की आवश्यकता हो वहां पर मैं क्या करूंगा? अपना क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग करूंगा। तो ऐसी कौन सी जगह है? प्रेस, रोलिंग मिल। तो यहां पे अपन लिख लेते हैं, जो प्रेस होती है ना, जहां पे अखबार छपते हैं, प्रेस, रोलिंग मिल। ठीक है, जहां बड़ी बड़ी चादरें बनाई जाती है उन्हें रोल करके, वो रोलिंग मिल। कंप्रेसर, एलिवेटर,
ठीक है, कंप्रेसर, एलिवेटर इत्यादि, ये सारी वो जगह है जहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें साथ के साथ डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की, कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को कहां इस्तेमाल किया जाता है, तो ये देखेंगे ये मोटर वहां इस्तेमाल की जाती है जहां नियत गति की आवश्यकता हो। तो इसके अनुप्रयोग लिखेंगे जहां नियत यानी कि कांस्टेंट, नियत यानी कि मैं लिख देता हूं स्थिर, जहां स्थिर गति की आवश्यकता हो, जहां स्थिर गति की आवश्यकता हो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल करेंगे। अब स्थिर गति की आवश्यकता यानी कि लोड के साथ साथ क्या कहेंगे हम लोग कि टॉर्क में वृद्धि, ऐसा उपयोग, इसका उपयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिनमें पूर्ण लोड का मान नियत हो। ठीक है, पूर्णतः लोड का मान भी नियत रहे, यानी कि गति मेरी स्थिर रहनी चाहिए। तो ऐसी जगह कौन कौन सी है जहां पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बैटरी चार्जिंग इत्यादि में या बूस्टर में। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे बैटरी को चार्ज करने में या फिर बूस्टर में। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्यूमुलेटिव, आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए कंप्रेसर के अंदर कौन सी मोटर इस्तेमाल होती है, तो आप लोग क्या टिक करेंगे, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। या फिर पूछ ले बैटरी चार्जिंग में, तो आप करेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो ये जो चीज है यहाँ पे मैंने कंपाउंड मोटर के बारे में समझाने की कोशिश की। अब इसके जो कर्व है, संगीता जी गुड मॉर्निंग, भारत गुड मॉर्निंग, तो अब इसके जो कर्व है ना वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने सीरीज और शंट के पढ़ लिए, मोर देन एनफ है, बाकी की चीजें हमारे काम की नहीं है। बस आपको जो चीज ध्यान रखने की, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में सीरीज तथा शंट वाइंडिंग को इस प्रकार कनेक्ट किया जाता है कि जो उसके फ्लक्स हैं आपस में जुड़े, और डिफरेंशियल में इस प्रकार करने की जाता है कि आपस में एक दूसरे के विपरीत हो, यानी कि एक दूसरे को कम करने का प्रयास करें। इसी के साथ अब फ्लक्स बढ़ गया, आप ये देखो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में दो फ्लक्स थे, सीरीज और शंट, दोनों आपस में जुड़ गए। अब जुड़ गए तो इसकी स्पीड भी बढ़ गई, फ्लक्स का मान बढ़ गया, यानी कि इसीलिए तो इसे परिवर्तनशील गति में प्रयोग कर सकते हैं कि जहां हम स्पीड लगातार चेंज कर सकें लोड के अनुसार। लेकिन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में फ्लक्स का मान कम हो गया, फ्लक्स का मान कम हो गया, तो जहां पे स्पीड में कम परिवर्तन हो वहीं पे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बैटरी चार्जिंग और बूस्टर में। अब बताइए चिराग गुड मॉर्निंग, संगीता जी गुड मॉर्निंग, अब बताइए ये चीज आप लोगों को समझ आई या नहीं। इससे बेहतरीन तरीके से हम लोग नहीं समझ सकते, कमेंट करके बताओ फटाफट से कि आपको ये चीज समझ आई कि नहीं। अच्छा, अब ये आपको डायग्राम ध्यान हो, तो ये किस चीज का डायग्राम है, ये है लॉन्ग शंट। ये क्या है आपका, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर है। ठीक है, क्यूमुलेटिव है, तो यहां से देखिए, यहां से जो मेरा वोल्टेज एंटर करेगा यहां जाएगा और यहां जाएगा, यानी कि देखो इन दोनों में ये जो फ्लक्स है ये क्या है, 5SE सीरीज का फ्लक्स, और ये है 5SH, ये दोनों फ्लक्स आपस में जुड़ने वाले हैं, एक ही डायरेक्शन है ना इनकी, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। लेकिन अब हमें देखना, ये तो क्यूमुलेटिव हो गया, डिफरेंशियल में सीरीज और शंट के कनेक्शन इस प्रकार करने हैं कि वो आपस में घटने वाले हों। ठीक है, तो अब देखिए यहां कनेक्शन किस प्रकार से होंगे, तो ये देखो लॉन्ग शंट के साथ क्या है, लॉन्ग शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि कनेक्शन किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, यहां तक सेम है, लेकिन अब हमें यहां पे थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, और वो चेंजेस क्या होंगे गाइस, देखिए इस प्रकार से बना दिया आपने, बस इस तरह से हमें कुछ कनेक्शन करने होते हैं, बस कुछ भी नहीं करा। देखो मैं अगर ये कहूं, यहां से आप लोग ये समझने की कोशिश करो कि ये तो है ए और ये है बी, ये तो है ए और ये है बी, आपका क्लियर है। सेम बात यहां पर है कि ये ए है और ये बी है, तो ये और ये मान लो ये सी है, ये डी है। तो अभी देखो ए डी से कनेक्ट है, लेकिन अब मैं बात करूं तो ए किससे कनेक्ट हो गया, ए कनेक्ट हो गया सी के साथ में, और बी कनेक्ट हो गया डी के साथ में, जबकि बी कनेक्ट किसके साथ था, सी के साथ था। अगर एक घुमा फिरा के देखें तो यहां पे मैंने ये जो वाइंडिंग ऐसी थी ना, इसको मैंने घुमा के ऐसा कर दिया, वाइंडिंग को घुमा के कनेक्शन दे दिए, बस अब कनेक्शन देखो किस तरह से हो गए। अब जो ये फ्लक्स ऐसे आ रहा था ये ऐसे गया ऊपर, ठीक है, और यहां तो ऐसा है, यानी कि देखो ये फ्लक्स ऐसे आएगा यहाँ पे और ऐसे जाके ये, तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गई और इसकी नीचे की तरफ है। ये तो हो गया आपका शंट का फ्लक्स हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका सीरीज का फ्लक्स, ऐसे ही, यानी कि ये दोनों घटाने वाले नेचर के हो गए नहीं हो गए भाई, आपका क्या आएगा 5SH - 5SE।
ठीक है, ये चीज समझ आए कि यहां तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो आपको समझ आया कि कम्युनिटिव और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ये तो सिर्फ मैंने लॉन्ग शंट का बनाया, आप चाहें तो शॉर्ट शंट के भी दोनों डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना। तंजिल गुड मॉर्निंग। चलिए, तो यानी कि ये जो दोनों डायग्राम है क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के, आप सभी लोगों को समझ आ चुके हैं। ठीक है, आप सब लोगों को समझ आ चुके हैं। एप्लीकेशन भी मैंने आपको समझा दी, बस अब इसमें ज्यादा डीपली हमें एंटर नहीं होना है। चलिए, तो अब एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा जो हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे सब लोग। स्टार्टर्स। बात करते हैं स्टार्टर्स की कि स्टार्टर किस प्रकार के होते हैं और स्टार्टर कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये देखें, स्टार्टर्स यूज्ड इन डीसी मोटर। लेकिन सबसे पहली चीज हमें ये समझनी है कि स्टार्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो देखिए, स्टार्टर का इस्तेमाल आर्मेचर करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो आर्मेचर करंट के मान को रोकने के लिए स्टार्टर लगाए जाते हैं। अब एक चीज बताओ कि करंट को रोकने का एकमात्र साधन क्या है? रेजिस्टेंस। भाई करंट को, अच्छा वीडियो को कई लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा है, फटाफट से वीडियो लाइक कर देंगे। तो स्टार्टर, करंट को रोकने का एकमात्र साधन क्या है? रेजिस्टेंस। तो स्टार्टर एक तरह का क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध ऐड किया जाता है। अब मैंने कहा कि आर्मेचर करंट जो है IA का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से मेरी मोटर जल सकती है। लेकिन आर्मेचर करंट का मान बढ़ता क्या है, इसको समझने के लिए हम ये समझेंगे V इजिकल टू EB प्लस IA RA होता है। आप सबको पता है कि V इजिकल टू EB प्लस IA RA वाली इक्वेशन आप सबको पता है। ठीक है, चलिए, V इजिकल टू EB माइनस IA RA वाली इक्वेशन आप सभी लोगों को पता है। अब इसी इक्वेशन को हमें अच्छे से देखना है। V इजिकल टू EB प्लस IA RA वाली इक्वेशन को हमें समझना है। अब देखिए आप लोग यहां पे, मैं कहता हूं कि मेरी मोटर स्टार्टिंग के समय, ये चीज समझ में आ गई ना, तो बस आपको पूरा क्लियर समझ आ गया। स्टार्टिंग के समय क्या होता है? बैक EMF का मान होता है 0। भाई एक बार जब मेरी मोटर घूमना स्टार्ट करेगी तभी आर्मेचर घूमेगा, और आर्मेचर के घूमने की वजह से ही तो मेरे को बैक EMF मिलता था। तो मैं एक सेकंड की बात करूं, जैसे मेरी मोटर स्टार्ट करी तो एक सेकंड के अंदर तो ऐसा नहीं कि मेरा आर्मेचर घूम भी गया और EMF डेवलप भी हो गया, बैक EMF नहीं। तो उस एक सेकंड के अंदर क्या होगा? बैक EMF का मान तो हो गया 0। ठीक है, अब सप्लाई वोल्टेज हम लोग कितना दे रहे हैं? लगभग 220 वोल्ट दे रहा हूं, सप्लाई वोल्टेज दे रहा हूं लगभग 220 वोल्ट। EB का मान हो गया 0। अब IA का मान देखो कितना होगा, क्योंकि आर्मेचर करंट का मान तो मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा 1 ओम होता है, तो मैं मान लेता हूं 1 ओम ही है। ठीक है, वैसे 1 ओम कभी होता नहीं, 1 ओम। अब देखो यहाँ 220 वोल्टेज दिया, तो वही 220 वोल्टेज वो भी वहां पहुंचेगा, बराबर करना है। वैसे तो अगर बैक EMF होता तो 210 वोल्टेज के लगभग तो बैक EMF ही हो जाता है, लेकिन अभी ये कंडीशन नहीं है। तो अब आप देखो कि 220 एम्पीयर करंट आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे IA का मान 220 वोल्टेज हो गया, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज तो 220 आ रहा है ना, तो आर्मेचर करंट का मान भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब आर्मेचर करंट का मान पहले तो होता 10 एम्पीयर, लेकिन अब 10 एम्पीयर से ही हो गया 220 एम्पीयर, तो लगभग मैं कहूंगा 21 से 22 गुना बढ़ गया। मेरी करंट की वैल्यू क्या हो गई? 21 से 22 गुना मेरी टोटल करंट की वैल्यू बढ़ चुकी है। अब आप ही सोचिए और आप बताइए कि जो 21 से 22 गुना करंट बढ़ गई, तो ये करंट क्या करेगी? इतनी ज्यादा करंट हीट पैदा करेगी। अब इतनी ज्यादा करंट के हीट पैदा करने की वजह से क्या होगा? मेरी वाइंडिंग जल जाएगी, वाइंडिंग विल बर्न, या फिर मैं कहूं मेरी पूरी मोटर जलने की संभावना या फिर बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नीलम जी गुड मॉर्निंग, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा है फटाफट से लाइक कर देंगे। तो स्टार्टर्स क्यों प्रयोग किए जाते हैं? अब देखिए क्या हुआ, स्टार्टिंग के समय पे मेरी मोटर की करंट बहुत ज्यादा हो गई, आर्मेचर करंट का मान मैं कहूंगा 220 एम्पीयर हो गई मेरी आर्मेचर करंट। अब इस करंट को मुझे क्या करना है? कम करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस करंट को कम करने का एकमात्र साधन क्या है? करंट को कम करने के लिए एकमात्र हीरो बन के निकल के आता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध लगाकर, रेजिस्टेंस लगाकर ही मैं करंट की वैल्यू को कम कर सकता हूं। अब किस प्रकार से प्रतिरोध लगाकर करंट की वैल्यू को कम करेंगे? बस आर्मेचर के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ दो, और रेजिस्टेंस जोड़ के हम आर्मेचर करंट की वैल्यू को कम कर सकते हैं। तो क्या ये चीज आप लोगों को सर फिर से बताएं, समझ में नहीं आया?
नीलम जी आप थोड़ा लेट आए तो इसलिए समझ नहीं आया। मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब मेरी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो बैक ईएमएफ का मान कितना होता है, 0। तो ये देखो इक्वेशन थी V इक्वल टू ईबी प्लस IAR है, यानी कि बैक ईएमएफ का मान हो गया बिल्कुल 0। अब बैक ईएमएफ 0 हो गया, आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान तो 1 ओम ही है, तो भाई टोटल करंट तो 220 एम्पीयर हो गई ना, क्योंकि देखो यहाँ टोटल में 220 इनपुट दे रहा हूँ तो आउटपुट में कहीं ना कहीं वो 220 वोल्टेज कंज्यूम तो होगा। अब बैक ईएमएफ तो 0 हो गया, तो ये आर्मेचर करंट का मान इतना ज्यादा बढ़ गया। अब आर्मेचर करंट का मान 220 एम्पीयर होने की वजह से हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ने की वजह से मेरी वाइंडिंग और मोटर जलने की संभावना है। अब इस करंट को मुझे स्टार्टिंग के समय कम करने के लिए एकमात्र साधन क्या दिखता है मुझे, प्रतिरोध, क्योंकि करंट को कम करने का कोई और साधन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध की मदद से। गुड मॉर्निंग पायल जी, रोज आप लेट हो रहे हैं 15 मिनट, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या बीबी? ठीक है, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस की मदद से मैं मेरा प्रतिरोध कम कर सकता हूं, सॉरी प्रतिरोध लगा करके आर्मेचर करंट को कम कर सकते हैं, बस इतना काम करना है। यानी कि ओवरऑल मैं कहूं अगर डीसी मोटर, अनिल जी गुड मॉर्निंग, काफी दिनों बाद दर्शन दिया अनिल जी आपने। अनिल जी आप कहाँ गायब हो गए थे? ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टूडेंट गायब होते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए, सो अगर आप आर्मेचर करंट, मैं बात करूं आर्मेचर करंट के मान को कम करना है, तो यानी कि स्टार्टर एक तरह से क्या है, एक सेट है प्रतिरोध का, एक सेट है प्रतिरोध का। अब स्टार्टिंग में मुझे हाई रेजिस्टेंस चाहिए, अब एक बार जैसे ही रेजिस्टेंस हाई हो गया करंट कम हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो रेजिस्टेंस है पूरे टाइम तक मोटर के साथ कनेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मोटर घूमी बैक ईएमएफ पैदा हुआ, अब बैक ईएमएफ जैसे ही पैदा हो गया तो करंट कम अपने आप कम हो जाएगा ना, तो बस सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के समय इससे काम में लिया जाता है, इसलिए तो इसे स्टार्टर कहा जाता है। आप खाना खाने जाते हैं तो स्टार्टर्स खाते हैं, सुनाओ किसी ने भाई कोई अच्छे रेस्टोरेंट में गया, बाकी अपन तो ढाबे पे खाते हैं तो अपने को तो पता नहीं। तो वहां पे क्या होता है, स्टार्टर आता है पहले जो अपना थोड़ा भूख बढ़ा देता है, जैसे सूप वगैरह पीते हैं, तो ऐसे ही ये स्टार्टर से स्टार्टिंग करने के काम आता है। पूरे टाइम सूप नहीं खाएंगे अपन खाने में, और उसी तरह से स्टार्टर पूरे टाइम कनेक्ट नहीं रहते हैं, बस एक बार लगने के बाद में थोड़ा सा घर गए थे तो वहां LT लाइन सुधार रहे थे। ओके चलिए कोई बात नहीं, अभी आप देख लीजिएगा पुरानी क्लासेस। तो स्टार्टर्स की हम लोग अब बात करते हैं। स्टार्टर में देखिए समझ गए ना कॉन्सेप्ट की स्टार्टर कहां प्रयोग किए जाते हैं और स्टार्टर्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, बस इतनी अगर कहानी आप लोगों को समझ आ गई फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब स्टार्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो स्टार्टर 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो स्टार्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है 2 पॉइंट स्टार्टर। अब आप लोग थोड़ी देर चर्चा करेंगे क्योंकि इस 2 पॉइंट स्टार्टर को समझने के लिए इस 2 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, 2 पॉइंट स्टार्टर को समझने के लिए इसका डायग्राम बनाना आवश्यक है। फटाफट से डायग्राम बना लेते हैं जब तक आप लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लें। चलिए, तो ये डायग्राम हो गया। ये वाला डायग्राम तो छोटा सा है, आगे और भी बड़े बड़े डायग्राम आएंगे जब हम 2, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो ये डायग्राम सबको क्लियरली विजिबल है ना, ये डायग्राम सबको क्लियरली अच्छे से विजिबल होना चाहिए। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर, वेरी गुड संगीता जी, बिल्कुल 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो यहां देखेंगे आप लोग 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। सबसे पहली चीज जो 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में हमें समझनी है, सिर्फ डीसी सीरीज मोटर में प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। तो जो 2 पॉइंट स्टार्टर है मेरा वो सिर्फ और सिर्फ डीसी सीरीज मोटर में प्रयोग में लाया जाता है, इसके अलावा कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता है। अब बात करें ये जो रेजिस्टेंस के पॉइंट हैं, ये क्या है, ये है रेजिस्टेंस के पॉइंट। तो
हम लोग लिखेंगे रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध किस चीज का बना रहता है, यूरेका वायर का बना होता है, यूरेका वायर का बना होता है। जो चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो मैं लिखवा रहा हूं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो यूरेका वायर का बना होता है। अब कनेक्शन किस प्रकार होते हैं, थोड़ी सी इंक फिल कर लेते हैं। चलिए अब देखिए जो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन क्या है, इसे 2 पॉइंट क्यों कहा। सबसे पहली बात कि सर आपने इसका नाम 2 पॉइंट क्यों दिया, क्योंकि देखो इसके अंदर जो सप्लाई वोल्टेज आ रहा है वो किस प्रकार से, देखो 2 पॉइंट निकल कर है आर्मेचर का, एक तो लाइन का और एक आर्मेचर का, एक लाइन का और एक आर्मेचर का, 2 पॉइंट ही है। सीरीज मोटर तो आर्मेचर और सीरीज दोनों आपस में सीरीज में होगा तो बस 2 पॉइंट। अगर ये शंट होता तो सीरीज और शंट और आर्मेचर दोनों अलग होते तब हमें 2 पॉइंट लेना पड़ता, लेकिन सीरीज है तो इसलिए 2 पॉइंट ही लिए। अब देखो जो पहला पॉइंट लाइन आता है वो सीधे सीधे मेरा कहां जाता है, वो हैंडल पे जाता है, सीधी सप्लाई हैंडल पे जाती है। अब हैंडल से घुमा के आगे बढ़ता है। अब देखो रेजिस्टेंस घटते हुए क्रम में लगे हैं, रेजिस्टेंस घटते हुए क्रम में लगे होते हैं। तो रेजिस्टेंस आपके किस प्रकार से लगे, घटते हुए क्रम में, यानी कि यहां रेजिस्टेंस का मान सबसे ज्यादा होगा और यहां पे रेजिस्टेंस का मान कम होगा। भाई मुझे यही तो करना है, स्टार्टिंग में हाई रेजिस्टेंस चाहिए जिसकी वजह से मेरी करंट कम हो जाए और फिर धीरे धीरे रेजिस्टेंस को कम कर देना है। अब ये हैंडल है, ये पीतल का स्टड लगा रहता है इसके ऊपर, ठीक है, ये मेटल का लगा हुआ है, बाहर लगी आयरन का पीस है ये, ठीक है, इसे हम कहेंगे ये एक आयरन का पीस है। अब जैसे जैसे मैं मेरे हैंडल को घुमाता जाऊंगा आगे तो यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा कनेक्ट होगा, फिर धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। अब एक पॉइंट पे क्या होगा, ये मेरा जो हैंडल है ना ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ये जो इसके साथ ये कनेक्ट है ना, अब क्या होगा, जैसे आप सप्लाई दोगे साथ ही साथ सप्लाई देने के साथ देखो क्या हो रहा है, ये यहां से सप्लाई आई तो ये जो मेरा ये भी एक आयरन का पीस है, ये इस तरह का पीस है एक, ठीक है, मैंने इस पे क्या कर दी, वाइंडिंग कर दी, सप्लाई दे दी, तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है। ये किस प्रकार से हो जाता है, ये मैग्नेटाइज हो जाता है, चुंबक बन जाता है। और जैसे ही मेरा जो हैंडल है, मेरे हैंडल पे जो कनेक्टेड है आयरन का पीस वो इसके पास आता है तो इसे चिपक जाता है, लॉकिंग कर लेता है। इसका काम क्या है, लॉक कर लेना। अब ये इसे छोड़ेगा नहीं और ये लो रेजिस्टेंस पे काम करता रहेगा, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस को मैंने पूरा कट आउट कर दिया है, ये हैंडल इसके साथ जुड़ा रहेगा, झगड़ के रखेगा। अब जैसे ही आप मोटर को ऑफ करते हो, एमसीबी बंद करते हो, तो ये हैंडल तुरंत छूट के एकदम झटके से वहां से छूटेगा, क्योंकि ये मैग्नेट था, सप्लाई बंद होते ही दोबारा लोहे का बन गया तो ये हैंडल यहाँ से छूट के दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्टेड है तो ये अपनी दोबारा कॉइल में आ जाता है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, नो वोल्ट कॉइल कहा जाता है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, इस हैंडल को जकड़ कर रखने का काम होता है, इस हैंडल को जकड़ कर रखने का काम होता है। ये चीज ध्यान रखें, यहाँ इधर सिर्फ इतनी सी बात है, ज्यादा अपने को डीप में नहीं घुसना है। एक चीज ध्यान रखें, अब अगर एक बार मोटर ऑफ हो गई, एक बार मोटर ऑफ हो गई तो उसके बाद आप अगर इसको घुमाओगे ना तब भी मोटर ऑन नहीं होगी। जब एक बार मोटर स्वतः ही चालू नहीं होती है, ठीक है, अगर आपने क्या करा, मेरी मोटर एक बार अगर बंद हो गई, अब अगर आप मोटर को सप्लाई को दोबारा ऑन कर दो तब भी मेरी मोटर चालू नहीं होगी जब तक कि आप इस हैंडल को दोबारा घुमाना स्टार्ट नहीं करोगे। तो मोटर फायदा क्या है, जैसे सप्लाई ऑफ हुई मोटर बंद हो गई, लेकिन सप्लाई ऑन करते ही मोटर चालू नहीं होगी, आपको खुद जाके हैंडल को घुमाना पड़ेगा और धीरे धीरे एक सेकंड के अंतर पे, 2 सेकंड के अंतर पे, पहले एक स्टड पे फिर दूसरे तीसरे, ये जो पॉइंट है ना इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टड कहते हैं। इन पॉइंट्स को स्टड कहा जाता है। तो अब ये बताओ, ये जो 2 पॉइंट स्टार्टर है बस इसके अंदर इतनी ही चीजें थी क्या, कि ये सिर्फ डीसी सीरीज मोटर में काम में आता है, प्रतिरोध यूरेका वायर का बना होता है, इनका रेजिस्टेंस बहुत घटते हुए क्रम में, ठीक है, पहले तो ज्यादा और फिर धीरे धीरे घटते हुए क्रम में रेजिस्टेंस को लगाया जाता है। इतनी सी चीजें जो कि इसके अंदर आपसे पूछी जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीजें आपसे इसके अंदर पूछी जाती है। और दूसरी बात अगर बात करूं नो वोल्ट कॉइल के बारे में, ठीक है, एनवीसी कॉइल के बारे में, ये मोटे तार की बनाई जाती हैं, मोटे तार के कम लपेट, मोटे तार के कम लपेट, और एनवीसी का पूरा नाम क्या हो गया, नो वोल्ट कॉइल, ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये बताओ मुझे कमेंट करके कि 2 पॉइंट स्टार्टर समझ आया कि नहीं। हैंडल अपने आप आ जाएगा मोटर बंद होने पर, बिल्कुल हैंडल अपने आप आ जाएगा पंकज, हाँ, तो सब लोगों को समझ आ गया। पंकज लेट कैसे हो गया जितना, चलो, तो ये चीज कमेंट करके फटाफट मुझे बताओ कि यस सर सारी ये चीजें समझ आ गई। और अभी तक कई बच्चे ऐसे जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं करी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे। और जो मैंने आपको बताया था कि मैंने एक दूसरा चैनल स्टार्ट करा है अभिषेक जैन रिव्यू के नाम से, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था, तो आप लोगों ने अभी तक शायद वो देखा नहीं है। कल वाली वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाला था, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यस सर एकदम क्लियर, ओके वेरी गुड। तो वो जो मेरा चैनल बना है वहां जाएं और अपना प्यार दें बस,
ठीक है। वहाँ भी मैं चाहता हूँ कि एक और चैनल पे अपना ग्रोथ करे, तो वहाँ पे जाएं, अभी 600 सब्सक्राइबर ही हैं, तो वहाँ जाइए और उस चैनल पे भी विजिट करके आइए, ठीक है। अभिषेक जैन रिव्यू के नाम से मूवीज के रिव्यू में डालता रहता हूँ, तो वहाँ जाएं और उसे जरूर एक बार देख के आएँ, ठीक है। सत्यम वर्मा जी, सत्यम जी नमस्कार, काफी दिनों बाद दर्शन दिया आपने। सत्यम जी इतने दिनों से कहाँ गायब थे आप? चलिए 2 पॉइंट स्टार्टर हो गया क्लियर। सत्यम जी आप बड़े दिनों बाद दर्शन देने आए हो, कहाँ थे इतने दिन? ठीक है, अब 2 पॉइंट के बाद बारी आती है 3 पॉइंट की। तो जब तक आप लोग थोड़ी सी बात करें, चर्चा करें, तब तक हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, 2 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम ये बताओ क्लियर हुआ नहीं दिमाग में? 2 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम किस तरीके से बनाना है ये आप लोगों के बैठा या नहीं, मुझे तो ये बताओ, क्योंकि 2 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम भी मुझे आप लोगों के दिमाग में बैठाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में आ सकते हैं। जो 2 पॉइंट स्टार्टर के क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आपके आए हुए हैं कि भाई 2 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम बनाओ, 3 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम बनाओ। तो इसीलिए हमें ये ध्यान होना आवश्यक है कि 2 पॉइंट और 3 पॉइंट स्टार्टर के डायग्राम आपको याद हों, ठीक है। 2 पॉइंट और 3 पॉइंट स्टार्टर के डायग्राम आप लोगों को याद होने चाहिए। चलिए चलिए, तो ये देखिए डायग्राम है, थोड़ा सा कंजस्टेड बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक एक चीज समझाऊंगा। यहाँ पे अब 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट कौन कौन से हो गए? एल एफ ए। तो 3 पॉइंट स्टार्टर में 3 पॉइंट होते हैं, लाइन, फील्ड और आर्मेचर को अलग अलग पॉइंट दे दिए। तो यहाँ से एक चीज और समझा कि देखो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों अलग अलग है, यानी कि शंट में कनेक्टेड है। तो ये स्टार्टर शंट तथा कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के काम आता है, स्टार्ट करने के काम आता है। ये चीज क्लियर है कि ये जो मोटर है शंट तथा कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के काम आती है। सर के जल्दी से 10 के सब्सक्राइबर कराओ भाई, सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, 10 के सुन। हाँ, इस चैनल पे तो 10 के जल्दी कराने ही है, और चलिए आप लोगों के हो ही जाएंगे, बट वो जो दूसरा चैनल है ना, एक बार वहां पे जाके भी जरूर विजिट करें, दूसरे चैनल पे भी आप लोग जाए और वहां पे जाके भी जरूर विजिट करें। चलिए, तो इसका प्रयोग शंट तथा कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। कनेक्शन आपको दर्शाए गए हैं, देखिए पहले तो लाइन का जो पॉइंट है सीधे सीधे आपके, ये कौन सी है? ओवरलोड कॉइल। इसे आप लोग क्या नाम देंगे? ओवरलोड रिले, ठीक है। तो देख लीजिए, नाम लिख देते हैं, ओवरलोड रिले का इसे नाम दिया जाता है। ओवरलोड रिले कनेक्ट होती है, फील्ड का जो वायर था, पहले फील्ड और शंट दोनों, आर्मेचर दोनों इसके साथ कनेक्टेड थे, लेकिन अब फील्ड का वायर को एक वाइंडिंग दे दी, और दूसरा पॉइंट मैंने सीधे सीधे जो रेजिस्टेंस मेरा स्टार्ट हो रहा है वहां दे दिया, और आर्मेचर का जो वायर है वो मैंने रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट पे दे दिया, ठीक है। ये चीज आप लोगों की समझ आ गई। बस अब हमें स्टार्ट करना है कि मेरी मोटर किस प्रकार स्टार्ट होगी। कनेक्शन ध्यान रखो, ये फील्ड वाइंडिंग, ये आर्मेचर वाइंडिंग लगा दी। आर्मेचर वाइंडिंग का जो पॉइंट है रेजिस्टेंस के लास्ट पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। और नो वोल्ट कॉइल है, इसका नाम भी लिख देते हैं एनवीसी। एनवीसी कॉइल का जो लास्ट पॉइंट है वो रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएगा। तो रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कनेक्ट हो गया, और हमें पता है कि एनवीसी कॉइल को फील्ड के साथ कनेक्ट करना है, तो एनवीसी कॉइल का पहला पॉइंट सीधे सीधे फील्ड के साथ आ गया। फिर इसके बाद हमें नो वोल्ट कॉइल कनेक्ट करना है। नो वोल्ट कॉइल की स्प्रिंग से, ये स्प्रिंग है यहाँ से मेरे को स्टार्ट निकालना है, तो नो वोल्ट कॉइल ओवरलोड रिले है, वहां पे मेरा लाइन का पॉइंट आ जाएगा। इतना इजी डायग्राम है इसका, जब आप लोग घर पे बैठ के एक बार प्रैक्टिस करोगे तो जरूर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब क्या होगा, जैसे आप लोगों ने सप्लाई देना स्टार्ट करा तो इस ओवरलोड करंट के थ्रू होते हुए करंट जाएगी। मान लो अगर ओवरलोड हुआ तो वो बाद में बात करेंगे।
करंट निकली इस स्टार्ट पे, ठीक है, सप्लाई देना स्टार्ट करी मोटर को। अब जैसे ही मैं हैंडल घुमाऊंगा तो सबसे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होता है, सबसे ज्यादा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा का फिर धीरे धीरे मेरी मोटर घूमना स्टार्ट करेगी, धीरे धीरे घूमना स्टार्ट करेगी, धीरे धीरे घूमना स्टार्ट करेगी, और धीरे धीरे मैं रेजिस्टेंस को कम करता जाऊंगा। और ये जो स्टड है ये यहाँ पे आके इसके साथ लॉक हो जाएगा, ये यहाँ पे आके इसके साथ क्या हो गया, लॉक हो गया। अब बस लॉक हो गया, मेरी मोटर लगातार घूमती रहेगी। और जैसे ही आप सप्लाई को ऑफ करोगे, जैसे ही सप्लाई ऑफ करेंगे तो ये लॉक दोबारा से छूट के वहां पे आ जाएगा हैंडल, और मेरी मोटर बंद हो जाएगी। मेरी मोटर क्या हो जाएगी, पूर्णतया बंद हो जाएगी। इतनी चीज आप लोगों की समझ आई। चलिए, हाँ, ओवरलोड कॉइल, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ओवरलोड कॉइल, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये इतना सा जो है बेसिक इसका डायग्राम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नो वोल्ट कॉइल यानी कि एनवीसी कॉइल। तो एनवीसी कॉइल के बारे में इतनी सी बात ध्यान रखना, इसका कार्य सिर्फ और सिर्फ हैंडल को जकड़ के रखने का काम, इसका कार्य हैंडल को जकड़ कर रखना होता है। इसका कार्य क्या है, हैंडल को जकड़ कर रखना इसका कार्य होता है, सिर्फ और कोई काम नहीं है, सिर्फ हैंडल को जकड़ कर रखे, बाकी इसका और कोई कार्य नहीं है। दूसरी बात, जैसे ही सप्लाई ऑफ करेंगे, ठीक है, सप्लाई ऑफ होने पर, सप्लाई ऑफ होने पर इसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। इसका जो ये एनवीसी कॉइल है इसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। अब जैसे ही इसका चुंबकत्व खत्म हो गया तो ये दोबारा से आयरन का पीस बन गया और मेरा हैंडल तुरंत ऑफ पोजीशन में आ जाएगा, स्टार्टिंग वाली पोजीशन में आ जाएगा। अब अगर सप्लाई को मैं दोबारा ऑन कर भी देता हूं, क्या तब भी मेरी मोटर स्टार्ट होगी? नहीं, जब तक कि मैं हैंडल को दोबारा घुमाना स्टार्ट नहीं करूंगा मेरी मोटर दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। सर ने कहा है 50 वॉचिंग आते ही इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाएंगे। अच्छा हाँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग बिल्कुल। देखिए अभी 12-13 जने डेली में बताऊं, अगर ओवरऑल एक क्लास खत्म होते ही 16-17 जने क्लास में आते हैं, बट वो 16-17 जने क्लास में रहते नहीं है, बार बार आते जाते रहते हैं। तो आप लोगों को वही करना है। देखिए अगर तंजिल है, बाकी बच्चे जानते हैं कि काफी सारे 12-13 बच्चे तो अगर हमारी क्लास से हैं तो वही हो गए, डेली नहीं आते वो बच्चे। प्लस उसके बाद में काफी जो अदर बच्चे हैं जो काफी सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि पायल जी, भारत, नीलम, ठीक है, और भी काफी सारे, सत्यम वर्मा जी, अगर ये अपने दोस्तों को बुला के लाते हैं, लखन भाई, तो ये सब अपने दोस्तों को बुला के लाएंगे तभी हमारे 50 बच्चे पूरे हो सकते हैं आराम से। और फिर मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि देखो सब आप लोग जानते हो, फर्स्ट ईयर का एग्जाम आप सब लोगों ने दे दिया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग कितनी हार्ड है, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग कितनी हार्ड पड़ती है आप लोगों को पता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग काफी ज्यादा टफ है एज कम्पेयर टू थ्योरी, क्योंकि वहां डायग्राम बनाने होते हैं। अब जब तक डायग्राम आपके भेजे में नहीं घुसेंगे, अब देखो 3 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम आपके भेजे में घुस गया, क्या अब आप इसका डायग्राम बना सकते हो? एक बार मुझे कमेंट करके सब ये बताओ कि यस सर 3 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। अगर आप 3 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम बना सकते हो तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोग कुछ भी बना सकते हो। फिर तो मैं इस तरीके से समझाना है, अगर डायग्राम को समझाया जाए तब आप लोग डायग्राम बना सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो आप बताओ कि 3 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम आपको समझ आया? क्या आप बिना देखे 3 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम बना सकते हो? कमेंट करके बताओ। सब लोग कमेंट करके बताओगे क्या डायग्राम बना सकते हो? चलिए, है ना, बना सकते हो ना। बस यही कॉन्फिडेंस अपने को जगाना है अपने अंदर कि यस हम लोग ये चीज कर सकते हैं। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत हार्ड है, हाँ बिल्कुल, पवन को तो पता है क्योंकि इनको बिल्कुल भी इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने का मौका नहीं मिला था। चलिए अब देखिए क्या होता है कि ओवरलोड कॉइल, अब हम इस ओवरलोड कॉइल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक सुरक्षा युक्ति के रूप में काम में ली जाती है, ठीक है, इसे हम लोग एक ओवरलोड सुरक्षा युक्ति कहेंगे। अब होता क्या है कि ये हमेशा देखो लाइन के साथ सीरीज में, ये लाइन, तो ये लाइन के साथ सीरीज में कनेक्ट रहती है। अब होता क्या है, इस रिले है, अब मैंने आपको रिले का फंक्शन समझाया था, आपको ध्यान हो कि रिले एक वो डिवाइस होती है जो कि सिग्नल भेजने का काम करती है। रिले सिग्नल भेजने का काम करती है। रिले का काम क्या है कि भैया अगर उसके अंदर एक पूर्व निर्धारित वैल्यू से ज्यादा या कम वैल्यू हुई तो क्या करेगा, वो सिग्नल भेज के वो सप्लाई को ट्रिप कर देगा। तो देखो पूर्व निर्धारित करंट के मान पर, अगर निर्धारित मान है उससे ज्यादा करंट का मान हुआ, निर्धारित मान पर उत्तेजित हो जाती है
तो ये एक्साइट होने लग जाती है तभी, और उसके बाद ये मोटर को बंद कर देती है। मोटर को बंद कैसे करेगी, ये जो इसके पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट एनवीसी कॉइल के साथ टच हो जाते हैं और ये डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। डीमैग्नेटाइज होते ही ये तुरंत स्टार्ट को छोड़ के मोटर को बंद कर देता है। भाई इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए क्या करते हैं, इसको आपस में शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसको ऊपर हो जाता है। जैसे ये हुआ तो ये ऊपर होने की कोशिश करता है, जैसे ये ऊपर होता है तो ये इसके साथ टच हो जाता है और ये जो मेरा एनवीसी कॉइल है ये क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होकर डीमैग्नेटाइज यानी कि अचुंबकित होने का प्रयास करता है। और जैसे ही अचुंबकित होता है तो मेरा स्टार्ट यहां से छूट के दोबारा ऑन पोजीशन में आ जाएगा और ऑफ पोजीशन में आ जाएगा और मेरी मोटर बंद हो जाएगी। तो ये एक तरह से सुरक्षा युक्त है, जैसे ही कम या ज्यादा करंट होती है तो ये अपने आप को ऑफ करने का काम करता है। ठीक है, क्या ये चीज आप लोगों को सबको समझ आ गई कि भाई ओवरलोड रिले क्या होती है, ओवरलोड रिले क्या होती है और ये कैसे काम करती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि ओवरलोड हो जाए। भाई जब मेरी मोटर ओवरलोड हो रही है तब भी ये इसके साथ शॉर्ट सर्किट करके इसको डीमैग्नेटाइज करके मोटर ऑफ कर देती है। भाई मोटर चलती मोटर को ऑफ करने का एकमात्र साधन क्या है कि एनवीसी को डीमैग्नेटाइज करो, एनवीसी को डीमैग्नेटाइज करो। जैसे ही एनवीसी डीमैग्नेटाइज होगी तो मेरा इस जो हैंडल है वो अपने आप जीरो पोजीशन में आ जाएगा और मेरी मोटर ऑफ हो जाएगी। ठीक है, मेरी मोटर ऑफ हो जाएगी। तो आप बताओ 4 पॉइंट स्टार्टर मैंने आपको पूरा कंप्लीट समझा दिया, तो 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में आपको कोई डाउट है तो पूछ लो। चलिए वेरी गुड। अब देखिए लेकिन इसमें एक फॉल्ट है क्या कि ये जो एनवीसी कॉइल है ये देखो ये किसके साथ कनेक्टेड है, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट है एक तरफ से, और एक तरफ से शंट फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्टेड है। अब इस वजह से क्या होता है, जैसे जैसे आप इस हैंडल को बढ़ाते हुए करंट का मान कम करते जाते हैं, ठीक है, करंट का मान कम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस भी कम होता जा रहा है। अब इधर तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है लेकिन आप देखो कि ये इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान कितना है, बहुत ज्यादा है, यानी कि ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के साथ जुड़ी है। तो आप करंट का मान तो कम कर रहे हो, रेजिस्टेंस का मान तो कम कर रहे हो आर्मेचर को घुमाने के लिए, लेकिन इस एनवीसी कॉइल में हाई रेजिस्टेंस हमेशा कनेक्ट रहता है, इस रेजिस्टेंस का मान कनेक्ट रहता है। प्लस स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए हम लोग एक युक्ति लगाते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर, उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस ऐड होता है। तो यहां रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ये जो ISH है ना, शंट करंट का मान कम होने लगता है। भाई अब अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान बहुत ज्यादा है एनवीसी कॉइल, और एनवीसी कॉइल कनेक्टेड है शंट के साथ में, तो शंट का रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से शंट में करंट कम होगी, और ये करंट कम होने की वजह से मोटर मेरी बार बार क्या होने लगेगी, ट्रिप, मेरी मोटर बार बार ट्रिप होने लगती है। और इस फॉल्ट को दूर करने के लिए मैं 4 पॉइंट स्टार्टर पढ़ता हूं। ये चीज समझ में आई क्या फॉल्ट है, क्या कि भाई ये एनवीसी कॉइल तो इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, एनवीसी कॉइल तो इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। अब अगर एनवीसी कॉइल सीरीज में कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस का मान तो बहुत ज्यादा रहेगा, और रेजिस्टेंस का मान बहुत ज्यादा रहेगा तो करंट का मान कम रहेगा, और करंट का मान कम रहेगा तो मेरी मोटर बार बार ट्रिप होगी, और इस फॉल्ट को हमें दूर करना है। नो सर क्लियर, आपने कॉलेज में प्रैक्टिकल कराए थे, समझ में आया एकदम, ओके वेरी गुड। राजकुमार सैनी सर जॉब के लिए प्राइवेट कंपनी बताइए। राजकुमार जी आप है ना फ्री जॉब अलर्ट है, काफी सारी वेबसाइट है ना, naukri.com, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जॉब के लिए। प्लस अगर आपको देखिए जॉब, मैं आपको समझाता हूँ, चलिए आज एक छोटी सी चीज है जो मैं बात आपको समझा देता हूँ कि आप लोग जॉब करते हो और कई लोगों की जॉब नहीं करते, तो मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे कर सकते हो। ठीक है, 1 साल का लगभग आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और 1 साल की स्ट्रगल के बाद में काम हो जाएगा। देखो अगर आप टेक्निकल देखिए, राजकुमार जी डिप्लोमा हो चाहे ITI कोई भी हो, मैं बताना चाहता हूँ अगर आप टेक्निकल में कोई जॉब करना चाहते हैं प्राइवेट, आप डायरेक्टली किसी कंपनी में जाओगे कोई भी आपको नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि हर किसी को चाहिए एक्सपीरियंस वाला बंदा। तो एक्सपीरियंस सिर्फ एक जगह से लिया जा सकता है, अप्रेंटिसशिप करके। ठीक है, आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो अप्रेंटिस करने से क्या होगा, आपके पास आपको मात्र 7 से 8 हज़ार पेमेंट देगी, लेकिन वहां से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा।
अप्रेंटिसशिप करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारी वैकेंसी हर साल, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि हर कंपनी को अपना अप्रेंटिस निकालना पड़ता है, अप्रेंटिसशिप इतने निकालने पड़ता है, वो लोग जॉब देते हैं 7-8 हज़ार देते हैं, यानी कि वहां रहने खाने का खर्चा आपको हो जाएगा। अब एक बार आपने अप्रेंटिस कर ली तो आप मान के चलिए अपना रिज्यूमे आप naukri.com पे, लिंक्डइन पे, यानी कि जो भी वेबसाइट है जो कि नौकरी प्रोवाइड करते हैं वहां डालिए, डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी। लेकिन वो एक साल थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्या, प्राइवेट जॉब करके। अगर वहां आपने अप्रेंटिसशिप करके आपने स्ट्रगल कर लिया एक साल, तो आपको डेफिनेटली उसके बाद, क्योंकि मैं काफी लोगों को जानता हूँ, देखिए कहीं इससे जल्द जुगाड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप एक साल वो करो अप्रेंटिसशिप और उसके बाद आपको डेफिनेटली एक स्टेबल जॉब मिल जाएगी। तो अप्रेंटिसशिप करना आईटीआई के बाद में बहुत अच्छा है, मैं ये कहूँगा, मेरी नज़र में अप्रेंटिस करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए अब 3 पॉइंट के बाद में हम लोग क्या करेंगे, 4 पॉइंट स्टार्टर। चलिए तो देखते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है और इसका डायग्राम किस तरीके से बनता है। चलिए अब थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे डायग्राम को यहाँ पे। चलिए तो हमारा डायग्राम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है लगभग, ठीक है। चलिए ये ऑन पोजीशन है, ये हमारी ऑफ पोजीशन है, ये क्या है आपका आर्मेचर है, ये है हमारी शंट वाइंडिंग, और यहाँ पे हमने मेरी लाइन कनेक्ट कर दी है, यहाँ से हमने देंगे सप्लाई वोल्टेज। अब देखिए ये क्या है आपकी ओवरलोड कॉइल, ये है मेरी एनवीसी कॉइल। अब यहाँ 4 पॉइंट स्टार्टर है तो 4 पॉइंट कौन से होगा, एक तो हो गया लाइन का, सब लोग प्रेजेंट है ना क्लास में, फटाफट से सब लोग अटेंडेंस लगा देंगे, देखिए कौन कौन अभी प्रेजेंट है। एक तो हो गया लाइन का। अब यहाँ पे जो 4 पॉइंट होते हैं, देखिए एक L1 हुआ ये, और ये हुआ L2, ये हुआ F यानी कि शंट का, और ये हो गया आर्मेचर का, यानी कि 4 पॉइंट कौन से हुए, L1, L2, फील्ड और आर्मेचर। इस नाम के 4 पॉइंट आपको मिलते हैं देखने के लिए, ठीक है। इस नाम के 4 पॉइंट हमें L1, L2, F और A मिलते हैं। अब हमें इस पॉइंट्स को क्या करना है, देखिए चलिए वेरी गुड, सब लोग हैं वही। देखिए अब काम क्या कर दिया मैंने कि यहाँ पे करंट का मान बहुत ज्यादा कम हो गया था, ठीक है, यहाँ पे करंट का मान बहुत ज्यादा कम हो गया था, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। तो शंट 3 पॉइंट स्टार्टर में जो फॉल्ट थे, 3 पॉइंट स्टार्टर में जो फॉल्ट थे, उन्हें दूर करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक एनवीसी कॉइल के साथ में एक एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, और ये जो मोटर स्टार्ट की जाती है, ये जो 4 पॉइंट स्टार्टर है, ये हमारे शंट और कंपाउंड मोटर के लिए काम में लिया जाता है। अब इसमें क्या हुआ कि मैंने एनवीसी जो कॉइल है, एनवीसी कॉइल के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। अब इस प्रकार स्टार्टिंग रेजिस्टेंस का मान परिवर्तनों और रेगुलेटर परिवर्तनों का प्रभाव एनवीसी पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। यानी कि देखो पहले एनवीसी कॉइल शंट के साथ में कनेक्टेड थी और शंट के साथ ही ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड था। अब हमने क्या करा
कि एनवीसी कॉइल को एक पॉइंट तो इसका मैंने रेजिस्टेंस को दे दिया, अब ओवरलोड कॉइल के द्वारा, शंट के द्वारा, इस रेजिस्टेंस के द्वारा कोई भी जो प्रभाव होगा वो प्रभाव मेरा एनवीसी कॉइल पे नहीं पड़ेगा। अब किसी भी तरह के रेजिस्टेंस का प्रभाव मेरे एनवीसी कॉइल पे नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ और सिर्फ मैंने इतना सा काम कर दिया, बाकी सारी कंस्ट्रक्शन सेम है, आपसे ज्यादा खास नहीं पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता देता हूं। शंट तथा कंपाउंड मोटर के लिए उपयोग किया जाता है, शंट तथा कंपाउंड मोटर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ये डिवाइस है कि जो दोनों शंट और कंपाउंड मोटर पे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। बस बाकी तो बिल्कुल इसकी जो वर्किंग है 3 पॉइंट स्टार्टर के समान है, कोई ज्यादा खास इसके अंदर अंतर नहीं है। पूरी की पूरी वर्किंग की अगर मैं बात करूं तो ये शंट और कंपाउंड मोटर की तरह ही है, सॉरी 3 पॉइंट और 2 पॉइंट की तरह ही है लगभग, ठीक है। ज्यादा इसके अंदर कोई खास अंतर नहीं है। इन डीप सर डायग्राम बहुत मस्त बनाया है, चलिए धन्यवाद, डायग्राम मस्त बनाया है। और डायग्राम में कोई खास बात है नहीं, देखो वही मेरी ओवरलोड कॉइल है, इसको बंद करने के लिए मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर दूंगा, ठीक है। ओवरलोड जैसे हुआ, आर्मेचर वाइंडिंग को हमेशा ध्यान रखो रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट पे कनेक्ट करा, शंट वाइंडिंग को मैंने एनवीसी कॉइल के एक पॉइंट पे कनेक्ट करा और दूसरे पॉइंट को मैं स्टार्टिंग से देता था, लेकिन अब जो दूसरा पॉइंट और शंट वाइंडिंग का दोनों पॉइंट है एक ही जगह पे शॉर्ट करें। पहले पॉइंट को मैंने 2 पॉइंट निकालेंगे जो कि इस ओवरलोड कॉइल से टच होते हैं, वहां पे एक पॉइंट पे मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट करा, जैसे कि मैंने L2 नाम दे दिया। बस इतना सा काम है, बाकी काम तो इतना आसान है, आप लोग ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायग्राम बना सकते हो। बस एक बार आपको अगर डायग्राम दिमाग में है तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, किताब में से देख देख के इसको प्रैक्टिस करो परफेक्शन के साथ बनाने की, बस। क्योंकि अब आपके दिमाग में 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, इन तीनों में से कोई भी डायग्राम अगर आपके पास आता है तो क्या आपको समझ आएगा, नहीं आएगा। अब आपके जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के टीचर है वो कैसे समझाते थे आपको, देखो ये एक ओवरलोड कॉइल लगी है, ये एक नो वोल्ट कॉइल लगी है, ये एक रेजिस्टेंस लगा, ये शंट की वाइंडिंग है, ये आर्मेचर की वाइंडिंग है, ये रेजिस्टेंस है, ये ऑफ होता है, ये ऑन होता है, ठीक है। अब इसका डायग्राम बना दिया, अब डायग्राम देख लो, बना लो। तो भाई ऐसे क्या समझ में आएगा, जब तक जो चीज है, यानी कि जिस चीज का जो काम है, जब तक हमें उसका काम नहीं समझाया जाए तो क्या वो चीज मेरे भेजे में घुसेगी क्या, नहीं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इलेक्ट्रीशियन की तभी समझ आएगी जब आपको उस डायग्राम का मीनिंग समझाया जाए कि ये डायग्राम इस काम में लिया गया है, तभी आप लोगों को समझ आएगा। अदरवाइज कोई भी चीज हम लोग दिमाग में नहीं बैठा सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई। चलिए तो मैं ये हटा रहा हूं स्टार्टर्स। चलिए सर डायग्राम बहुत मस्त बनाया है। संगीता जी बता रहे शंट मोटर का लिए काम आता है 3 पॉइंट स्टार्टर। सौरभ दत्ता जी आपको हाउस वायरिंग बनानी है। चलिए इससे पहले भी सौरभ दत्ता जी के आपने कमेंट करा था। चलिए अभी मैं 1 मिनट देखता हूं। तो आप लोग बोले तो हाउस वायरिंग समझाऊं क्या, आप लोग अगर क्लास के बच्चे बोले तो हाउस वायरिंग अभी समझा दे क्या भाई। कोई और बच्चा भी है जो हाउस वायरिंग समझना चाहता है अभी, ठीक है। 11-12 मिनट रह गए, मैं आपको समझा देता हूं अगर कोई भी बच्चा हाउस वायरिंग समझना चाहता है। अच्छा सौरभ जी, हाउस वायरिंग में आपको पूरे घर की स्टार्टिंग से एंड तक की वायरिंग देखनी है या एक पर्टिकुलर जो आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ये जो एक बोर्ड है, आप सिर्फ इसकी वायरिंग समझना चाहते हो, मुझे ये बता दो। अगर आप सिर्फ बोर्ड बनाना चाहते हो तो मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसी चीज समझाऊंगा कि आप कोई भी बोर्ड अगर आपकी आंखों के सामने आ जाएगा तो आप उससे कनेक्शन कर सकते हो। अगर जीवन में कोई भी बोर्ड आपकी आंखों के सामने आ जाएगा तो आप उसके कनेक्शन बना सकते हो। तो सिर्फ बोर्ड या फिर सारा वायरिंग मैं आज करता हूं। आज आपको सिर्फ बोर्ड बनाना सिखाता हूं, आज आपको सिर्फ बोर्ड बनाना सिखाते हैं। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बोर्ड की वायरिंग कनेक्शन भी अच्छे से हम लोग नहीं कर पाते हैं, या कभी कभार गलती हो जाती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, गलती हो जाती है हमसे, तो हमें वो गलती नहीं करनी कि भाई छोटी सी भी गलती क्यों करें, जब हमें चीज आती है तो गलती क्यों करी जाए। मार्कर की इंक खत्म होने वाली है और अभी शॉप्स बंद है, अगर दुकानें सही टाइम पे नहीं खुली तो फिर हमारी क्लास को इस वजह से व्यवधान होना पड़ सकता है। चलिए सबसे पहली चीज आप लोग देखेंगे सर पूरी वायरिंग। अच्छा पॉइंट आप पूरी वायरिंग, अभी पहले बोर्ड समझ लेते हैं एक बार। आपके पास में 2 तरह के स्विच होते हैं, ठीक है। एक तो ये स्विच हो गया और दूसरा होता है आपके सामने ये वाला स्विच, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये जो स्विच होता है ना आपका, ये कनेक्ट किया जाता है लोड के साथ में। ये जो स्विच है ये कनेक्ट किया जाता है लोड के साथ में। अब होता क्या है, ये लोड यानी कि मानो कि इससे मुझे क्या चलाना है, फैन चलाना है या फिर ट्यूबलाइट चलानी है,
या फिर बल्ब जलाना है, कुछ भी चलाना है, तो ये उस लोड के साथ कनेक्ट रहता है और ये हमारा डायरेक्टली चार्जिंग वगैरह के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना इसके एक पॉइंट में तो क्या आएगा, फेज, दो वायर होते हैं फेज और न्यूट्रल, ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक पॉइंट में न्यूट्रल आएगा, एक पॉइंट में हमेशा फेज आएगा, एक पॉइंट में न्यूट्रल आएगा, ठीक है। अब मान लो ये जो पॉइंट है, इसके नीचे वाले पॉइंट में हमेशा हमेशा डायरेक्टली फेज उठा के देना है। जो फेज सप्लाई का आ रहा है वो सीधे सीधे उठा के इस पॉइंट पे देना है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रख लोगे कि इस तरह के स्विच में जो नीचे वाला पॉइंट है यहां डायरेक्टली हमेशा, आंख बंद करो, मान लो आपके ये बोर्ड है, ठीक है। अब आपको बोर्ड है, आपके पास तो सीधे फेज जो आ रहा है इसको सीधे उठा के यहां पे दे दो, आंख बंद करके, कुछ भी नहीं करना। और अगर कहीं से न्यूट्रल आ रहा है तो सीधे न्यूट्रल उठा के यहां पे दे दो। अब एक चीज देखो कि ये फेज दे दिया और इसका जो ऊपर वाला पॉइंट कहां कनेक्ट होगा, जो भी पॉइंट आपको चलाना चाहते हो, अगर इसे फैन चलाना है तो फैन पे, ट्यूबलाइट चलानी है ट्यूबलाइट और बल्ब चलाना चाहते हो तो इस पॉइंट को बल्ब से कनेक्ट कर देना है। और न्यूट्रल तो डायरेक्टली वायर पहुंचा होता है और डायरेक्टली ट्यूबलाइट फैन और इस पे कनेक्ट रहता है। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो पॉइंट है, अब अगर आप इसे डायरेक्ट चलाना चाहते हो तो डायरेक्ट, अब मान लो कि ये जो पॉइंट है आप इसको भी एक स्विच से ऑपरेट कराना चाहते हैं, भाई ये जो 3 पॉइंट है इसको भी मैं एक स्विच से ऑपरेट कराना चाहता हूं, तो अगर मैं इसे भी एक स्विच से ऑपरेट कराना चाहता हूं तो देखो इस पॉइंट के नीचे सबसे पहली बात तो यहां क्या आ जाएगा, फेज आ जाएगा। अब जैसे यहां फेज आया, अब इससे क्या करना चाहता हूं, मैं इसे चलाना चाहता हूं, भाई इसका ऊपर वाला जो सिंगल वे स्विच, इसे क्या कहा जाता है, सिंगल वे या फिर वन वे स्विच, सिंगल वे या फिर वन वे स्विच कहा जाता है। तो इस पॉइंट को मैं कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे, तो इस पॉइंट को देखो, एक को न्यूट्रल मिलना था, एक को फेज मिलना था, तो फेज कहाँ मिलेगा, अगर मैं इसे किसी स्विच से चालू करना चाहता हूं। अगर इसे किसी स्विच से चालू नहीं करना तब तो आप ये मत लगाओ, लेकिन अगर स्विच से चालू करना है तो एक स्विच लगेंगे और उसको ऊपर वाला पॉइंट सीधे इस पे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। बस अगर ये चीजें आप लोगों की क्लियर है तो अब देखो हम लोग कितने अच्छे तरीके से डायग्राम कंप्लीट करते हैं ये वाला। अब देखो कि मेरे पास एक बोर्ड है, ठीक है, एक मेरे पास बोर्ड है, इस तरह से मेरे पास एक सप्लाई बोर्ड है। अब करना क्या है काम, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बोली, ये क्या है, सबसे पहले तो इसे देखेंगे, ये है आपका फ्यूज। आप घर में सबसे पहले फ्यूज लगाते हो नहीं लगाते हो, और एक होता है इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्या होता है दोस्तों, इंडिकेटर आपके क्या होता है, आपने देखा होगा घर में एक छोटा सा रेड कलर का बटन होता है जिसपे बत्ती जलती रहती है, जब तक लाइन आती है तब तक बत्ती होती है, यानी कि ये लाइन हमेशा दिखाती है कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। अब इसके भी 2 पॉइंट होते हैं, तो ये पता है ये 220 वोल्ट सप्लाई पे काम करता है। अब सबसे पहले मुझे फेज देना है, तो ध्यान रखना फेज हमेशा फ्यूज पर दिया जाएगा सबसे पहले, ताकि अगर कोई फॉल्ट आए तो फ्यूज वहीं पे पिघल जाए। तो सबसे पहले आया मेरे पास में फेज, और इस फेज को मैंने उठा के कहां दे दिया, सीधे इस पॉइंट पे दे दिया, फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट पे, और नीचे वाले पॉइंट से मैं इनपुट लूंगा। अब ये जो स्विच है, ये कुछ इस तरह के स्विच लगे हुए हैं मेरे पास में, ठीक है। अब करना क्या, देखो इस स्विच से, ये जो स्विच है वन वे वाला, इससे तो ये पिन ऑपरेट होगी और इस स्विच से ये पिन ऑपरेट होगी, और ये दोनों पिन, ये वाली जो पिन की अगर मैं बात करूं तो ये तो हो गया दोस्तों फैन का, ये हो गया मेरा बल्ब का, ठीक है, और इस स्विच से इसे ऑपरेट कराना है, समझ गए। अब देखो ये फ्यूज आया, अब इस फ्यूज से सप्लाई निकलेगी, इस फ्यूज से सप्लाई निकले, अब मुझे सीधे सीधे सप्लाई कहां देनी है, यहां आ गई, सीधे सीधे मेरी सप्लाई यहां आ गई पॉइंट पे। अब ये फ्यूज आया, अब क्या आपको यहां देना है, नहीं, यहां तो ऊपर से आएगा, अब इधर से लेके यहां पे, मैंने क्या बोला, जितने भी ये सिंगल वे स्विच है इसके नीचे वाले पॉइंट पे आपको फेज देना है, यहां से फेज दे दिया, फिर इधर से ही उठाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहां से उठाना है, यहीं से एक वायर आएगा और उठ के यहां कनेक्ट हो जाएगा, और यहां से उठ के यहां, और यहां से उठ के यहां। तो इस प्रकार देखो मैंने सब जगह फेज कनेक्ट कर दिया। अब ये जो मेरा बल्ब है, ये जो इंडिकेटर है, इसको फेज और न्यूट्रल दोनों देंगे तभी तो इसके अंदर का बल्ब जलेगा। तो यहां से तो उठा के मैंने इसे फेज दे दिया, ऐसा नहीं ऊपर से, अगर ऊपर से उठा के आपने फेज दिया तो भाई ये फ्यूज तो मेरा काम में नहीं आया, ठीक है, ये तो इनकमिंग हो गई। और यहाँ पे मुझे देना है न्यूट्रल, तो मैंने क्या करा, एक न्यूट्रल वायर लाके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, एक न्यूट्रल वायर लाके इस वाले पॉइंट में फेज और न्यूट्रल आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। अब देखो ये न्यूट्रल यहाँ पर है, ये न्यूट्रल यहाँ पर है, लेकिन मुझे न्यूट्रल 1, 2 इन तीनों पिनों पर भी देना है, तो न्यूट्रल यहाँ से मैंने उठाया, ठीक है, कहाँ से, इस पॉइंट से, न्यूट्रल यहाँ रहे तो इसी पॉइंट से एक मैंने वायर लिया, ठीक है, इसको बाहर तो नहीं रखना, वायर लिया और इसको यहाँ पे लाके इस पॉइंट पे जोड़ दिया, और यहाँ न्यूट्रल दिया तो यहीं से उठा के न्यूट्रल यहाँ जोड़ दिया, और यहाँ जो न्यूट्रल है तो यहीं से उठा के न्यूट्रल यहाँ पे दे दिया। क्या ये चीज समझ आई कि भाई न्यूट्रल मैंने सबसे पहले तो इंडिकेटर पे दिया क्योंकि इंडिकेटर चलाना है, फिर इंडिकेटर से उठा के इस 3 पिन पे और इस 3 पिन से उठा के दूसरे 3 पिन के एक पॉइंट पे, और इसी पिन से एक वायर उठा के इस पिन पे मैंने कनेक्शन दे दिया, बस इतना हो गया। अब बस हमें आगे क्या बढ़ना है, और फेज वाला जो है, फेज, ये देखो ये फेज आया फ्यूज में, उसके बाद नीचे से यहाँ दे दिया, यहाँ से यहाँ दिया, वन वे स्विच के मैंने बोला सब जगह पहले
फेज दे दो। अब देखो इस स्विच से इसे ऑपरेट कराना है और इस स्विच से, अगर इस स्विच से आप इसे ऑपरेट कराना चाहते हो तो ऊपर वाले पॉइंट को पकड़ के यहां कनेक्ट कर दो, यहां के ऊपर वाले पॉइंट को पकड़ के यहां कनेक्ट कर दो, कर दिया। अब देखिए ये फैन का है तो ये डायरेक्टली फैन के पास जाएगा, ये बल्ब के पास जाएगा और वहां न्यूट्रल ऑलरेडी पहुंचा हुआ होगा, तो उन दोनों इसके इस वायर को पकड़ के और जो न्यूट्रल है उसको पकड़ के सीधे फैन में दे दो तो वो फैन चल जाएगा। अब इस सी से ऑपरेट कराना है तो इसका पॉइंट भी यहां दे दो। अब बताओ ये वाली जो वायरिंग डायग्राम है आप लोगों के दिमाग में बैठी या नहीं, ये वाली वायरिंग आप लोगों की बैठी या नहीं, यानी कि मैं जो समझाना चाहता हूं ये दो स्विच का मतलब आप लोगों को समझ आना चाहिए कि इन्हें कनेक्शन किस प्रकार से देना है। तो इस तरह से कनेक्शन चेक करने अगर आपके घर में कोई खराबी हो जाती है, वायर टूट जाता है, तो बस ये चीज आपको देखनी है कि फेज एक लाइन में आना चाहिए। आप लोगों के घर में देखा होगा ऐसे तो नहीं होते, सीधे एक कॉपर वायर होता है जिसे नंगा करके पूरे कॉपर वायर को इधर ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है, तो ये भी सही है भाई। इन स्विच पे हमेशा ध्यान रखना, वन वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे आप लोग हमेशा क्या दोगे, फेज दोगे, फेज दोगे। और अगर इसी स्विच से आपको कोई 3 पिन ऑपरेट कराना है तो ऊपर वाला पॉइंट 3 पिन के एक पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे आपको न्यूट्रल कनेक्ट करना है। अब न्यूट्रल कहीं से भी उठा सकते हो, मैं चाहता तो मैं न्यूट्रल यहां से उठा के भी दे सकता था या फिर न्यूट्रल यहां से उठा के भी ला सकता था, लेकिन मेरा वायर बढ़ जाता, इसलिए मैंने पास के पास में जो वायर था मैंने उसे न्यूट्रल दे दिया। सब लोगों के वायरिंग समझ आ गई क्या? सब लोगों के वायरिंग वाला ये चीज समझ आई। तो ये मेरा बोर्ड बनाया, अब मैं आपको एक बोर्ड देता हूं, अब आपको करना क्या है, उस बोर्ड की वायरिंग घर पे करनी है और आप लोगों को मुझे इसकी पिक्चर भेजनी है, ठीक है? आप लोग घर पे इसकी वायरिंग करेंगे और मुझे पिक्चर भेजेंगे इसकी। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? यहां से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सब लोग क्लियरली विजिबल है सब लोगों को वैसे भी, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका फ्यूज और ये हो गया आपका इंडिकेटर, ठीक है? ये फ्यूज हो गया और ये आपका हो गया इंडिकेटर। और एकदम बड़े पेज पे बनाना, ठीक है? ये चीज देखो कि इस स्विच से इसे ऑपरेट कराना है, इस स्विच से इसे ऑपरेट कराना है, समझ गए? इस स्विच की मदद से आपको इसे ऑपरेट कराना है, ठीक है? प्लस ये एक स्विच है, इसकी मदद से आपको इसे ऑपरेट कराना है, ठीक है? और ये एक और 3 पिन है, इस स्विच से तो ये ऑपरेट होगा और ये फ्री रखना है, यानी कि ये बिना स्विच के हमेशा ऑपरेट रहेगा। एक बोर्ड तो आपके पास ये हो गया, दूसरा बोर्ड देखिए क्या बनाना है, सीधे सीधे एक फ्यूज है, ये क्या है, एक फ्यूज है। आपको इंडिकेटर नहीं दे रहा मैं यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, एक स्विच की मदद से, एक स्विच की मदद से 2 3 पिन को ऑपरेट कराना है, एक स्विच की मदद से 2 3 पिन को ऑपरेट कराना है, ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पे 2 3 पिन है जो कि फ्री रहेंगे, यानी कि ये बिना स्विच के हमेशा सप्लाई में ऑन रहनी चाहिए और इस स्विच की मदद से इसे और इसे दोनों को ऑपरेट करना है आपको। तो ये 2 बोर्ड हैं जो कि आपको करने हैं। अब आप लोग डायग्राम बना के कहां भेजेंगे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, AJ अभिषेक जी, ठीक है? AJ_ अभिषेक जी इंस्टाग्राम आईडी है। आप लोग अगर डायग्राम बना ले तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। मुझे ये दोनों डायग्राम आप लोग कॉपी पे अच्छे से बड़े पेज पे बड़ा बड़ा, ऐसा नहीं कि छोटा छोटा बना देंगे, पूरा एकदम अच्छे से बड़ा क्लियरली विजिबल हो, आप लोग बना के मुझे सेंड करेंगे आज शाम तक और मैं फिर चेक करूंगा, जिसका गलत होगा हाथों हाथ बता दिया जाएगा और जिन लोगों का भी डायग्राम बिल्कुल सही हुआ तो उनका नाम कल वाली क्लास में लिया जाएगा, ठीक है? चीज समझ गए आप लोग, अंडरस्टैंड है? तो बस आज की क्लास यही खत्म होती है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, कोशिश करेंगे कि कल खत्म हो जाए और अगर कल खत्म हो जाता है तो फिर हम आगे के कुछ टॉपिक है वो भी खत्म कर देंगे, वरना कल और परसों के दिन हमारा डीसी मोटर भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडक्शन मोटर। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों, जितने भी दोस्तों ने वीडियो लाइक नहीं करी लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। जो भी नए बच्चे हैं वो अपने दोस्तों के साथ, चंद्रकला जी, सत्यम जी, लखन भाई, सभी लोग अपने दोस्तों के साथ, संगीता जी आप अपने दोस्तों को भी लेके आए प्लीज। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।